हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं भारतीय संविधान भाग 17। आज की क्लास में हम भाग 17 कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने भाग 16 किया था, जो कि विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध उसके अंतर्गत शामिल करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राजभाषा की, जो कि आर्टिकल 343 से 351 के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 343। देखिए, आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा की बात करता है, यानी कि संघ की एक राजभाषा होगी, जो कि 343 खंड 1 में मेंशन है। 343 खंड 2 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है, तो लिपि की भी बात कर रहा है आर्टिकल 343 खंड 2, और राजभाषा हिंदी होगी इसकी भी। तो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे खंड 2 है ना, 343 खंड 2, तो यहाँ पर भी दो बातें की गई है, एक राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से याद करोगे तो याद और ध्यान में रह जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 343 3, आर्टिकल 343 3 या खंड 3 बात करता है संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक, यानी जब लागू हुआ संविधान 1950 प्लस 15 वर्ष, यानी कि 1965 जो भी सरकारी कामकाज होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे, या अंग्रेजी भाषा जो है उसका ही प्रयोग जारी रखने का प्रावधान करता है आर्टिकल 343 खंड 3। ठीक है, अगर इस दौरान संसद कोई कानून बना देती है तो एक अलग बात है। ठीक है, अन्यथा 15 वर्षों तक अंग्रेजी में ही या अंग्रेजी में ही कामकाज जारी रहेगा या जारी रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग संभव था। हालांकि अभी भी अंग्रेजी ही ज्यादा कामकाजी भाषा बनी हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन संविधान में क्या मेंशन था आर्टिकल 343 खंड 3 में, कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में जारी रखने के लिए जो संघ है वो एक तरह से कानूनी रूप से प्रतिबद्ध है। ठीक है, यानी चेंज नहीं कर सकता इसमें कोई, जब तक कि संसद कोई कानून ना बना दे या कोई नियम ना बना दे। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 344 की। आर्टिकल 344 इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि राजभाषा पर संसद आयोग बना सकता है, समिति का गठन कर सकता है। तो समिति और आयोग के गठन की बात करता है आर्टिकल 344, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी किस पर, राजभाषा पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 44 है, डबल है ना, डबल है 44 में 4। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी दो बातें होंगी, आयोग और समिति की गठन। ठीक है, समिति का गठन। देखिए, आपको लगेगा कि क्या बच्चों वाला तरीका है याद करने का, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प है ध्यान रखने का? अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको इसी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 344 बात करता है कि संसद कोई आयोग बना सकती है और समिति का गठन भी कर सकती है। अब बात होती है आयोग कब बनेगा। आयोग संविधान लागू होने के 5 साल के बाद बनेगा, पहला आयोग। ध्यान रखना है कब बनेगा, 5 साल के बाद, यानी हमारा संविधान लागू हुआ 1950, तो 5 साल यानी कि 1955 से पहले नहीं बन सकता था। और इसीलिए जो पहला आयोग है वो 7 जून 1955 को बना। ये बिल्कुल टाइमली बना। ठीक है, इसमें वो भूले नहीं आयोग को बनाना। जबकि इसके बाद कोई आयोग ही नहीं बना है भाषा पर, राजभाषा पर स्पेशली। उसके बाद समितियां कई गठित हुई हैं, लेकिन आयोग कोई नहीं बना है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम बना था, उन्होंने बनाया ये आयोग। और इनके जो अध्यक्ष थे पहले आयोग के, वो थे बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर, ये आप याद रख सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो अगर आपने ये फैक्ट जोड़ दिया तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर। ठीक है, तो संविधान लागू होने के एटलीस्ट 5 साल के बाद बनना चाहिए था पहला आयोग, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 344 में। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन प्रेसिडेंट करेंगे, ये हिदायत भी दी हुई है आर्टिकल 344 में। हालांकि अभी तक एक ही आयोग बना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आयोग की संरचना कैसी होगी। तो आयोग की संरचना के लिए दो फैक्टर काम करेंगे, एक तो इसका कोई अध्यक्ष होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर जो सदस्य होंगे वो सदस्य होंगे जो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि संविधान लागू होने के टाइम हमारे पास 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और अभी फिलहाल 22 भाषाएं। तो अगर आज के टाइम आयोग की संरचना प्रेसिडेंट करते हैं तो उनको 22 मेंबर्स लेने पड़ेंगे एटलीस्ट, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्लस एक अध्यक्ष लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आयोग की संरचना होगी। ठीक है, अब बात होती है, आयोग की बात हो गई, अब बात होती है समिति की। तो एक समिति यानी संसदीय समिति का गठन करने के लिए भी प्रेसिडेंट को हिदायत देता है आर्टिकल 344। तो संसदीय समिति का जो गठन है, यानी इसका जो चयन है, वो करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा के 10 मेंबर्स और लोकसभा के 20 मेंबर्स इनका चयन करेंगे। किनका? 3 सदस्यीय समिति ये है,
जो संगठन या जो समिति या गठन होगा इस समिति का, उसमें 3 मेंबर्स होंगे, 3 सदस्य होंगे और इनका जो चयन है वो कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है? तो इनके नंबर्स भी आप याद रख सकते हैं, मैंने ये मेंशन कर दिया। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनका चयन कौन करता है? संसद के ही सदस्य करते हैं और 3 सदस्य चुने जाते हैं। फिर जो ये सदस्य या संसदीय समिति जो होती है, वो जो आयोग सिफ़ारिश देते हैं, ठीक है? जो आयोग बना, आयोग ने सिफ़ारिश दी अपनी भाषा के ऊपर, राजभाषा के ऊपर। संसदीय समिति का जो गठन हुआ, जो आयोग की सिफ़ारिश हुई, उस पर विचार किया संसदीय समिति ने और फिर उसके बाद विचार के बाद जो प्रेज़िडेंट है, उसको रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में बात करेंगे और उसके बाद प्रेज़िडेंट को रिपोर्ट पेश की जाएगी और जो प्रेज़िडेंट है, वो सदन के सामने इस रिपोर्ट को रखेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मेंशन है आर्टिकल 344 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 345 की। आई होप आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल 343 बात करता है भाषा होगी, स्पेशली अगर आपको की पॉइंट देखना है तो आर्टिकल 343 में आपको ध्यान रखना है कि भाषा होगी, राजभाषा हिंदी, लिपि होगी उसकी देवनागरी, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 344 में बात कर रहा है आयोग की, राजभाषा पर और संसदीय समिति की, ठीक है? संसदीय समिति जो है वो 3 सदस्यीय होंगी और ये जो इसका जो चयन है वो कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य, ठीक है? इसके अलावा जो आयोग होगी, इसकी संरचना होगी, आयोग में एक अध्यक्ष होगा, अभी तक एक ही आयोग बना है, पहला आयोग 1955 में, 7 जून 1955 में, जिनके अध्यक्ष थे बी.जी. खेर, ठीक है? इसके अलावा जो आयोग है और समिति है, इसका जो गठन करने के लिए जो पहल करेंगे, वो प्रेज़िडेंट करेंगे, ठीक है? जो आयोग होगा, उसका अध्यक्ष प्लस 8वीं अनुसूची की जो सूचीबद्ध भाषाएँ हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यगण, ठीक है? ये मैंने आर्टिकल 343 और 44 का एक तरह से आपको समराइज़ कर दिया है। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 राज्य को अधिकार देता है। देखिए, आर्टिकल 343 और 44 संघ को अधिकार था। अब बात आती है राज्य का अधिकार। तो राज्य को अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 345। इसमें क्या अधिकार दिया गया है राज्य को? राज्य के जितने विधानमंडल हैं, वो जो भी काम करते हैं, सरकारी कामकाज स्पेशली, भई वो विधेयक पेश करते हैं, ठीक है? संसद अपने विधानमंडल में और वो सरकारी जो उनके ऑफिसेज़ हैं, उनमें जो कार्य करते हैं, उसमें जो भाषा या जो भी फॉर्मेट होता है फॉर्म्स का, ठीक है? उसमें जो भाषा का चयन है, वो किस पर डिपेंड करता है? वहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में बात होगी, है ना? आपने देखा होगा जो नॉर्थ इंडियन या नॉर्थ स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पर ज़्यादातर हिंदी चलती है। आप दिल्ली में रहोगे तो आपको इंग्लिश दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप यूपी में जाओगे, आप जैसे ही राजस्थान में जाओगे, तो वहाँ के जो कोर्ट्स हैं, वहाँ के जो ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर जो भी आप फॉर्म्स लेंगे, मैक्सिमम आपको जो फॉर्मेट है वो हिंदी में दिखेगा, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक भाषा जो है, वो अपनी हिंदी चुनी हुई है, ठीक है? तो इसी तरह से अधिकार देता है आर्टिकल 345 राज्य विधानमंडल को कि वो अपनी सरकारी कामकाज के लिए एक या एक से अधिक आधिकारिक भाषा चुन सकता है। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु का यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है, तो उसकी चॉइस है तो वो 2 भाषाओं में बात करता है, तमिल भाषा और इंग्लिश में। तो दोनों में ही उनकी फ़ॉर्मेट या सरकारी कामकाज जो है, दोनों ही आधिकारिक भाषा चुनकर वो उसका उपयोग करता है। हिंदी भी एक विकल्प है, तो जो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश तो 15 वर्षों तक जारी रहने की बात हो ही रही थी, ठीक है? तो अगर 15 वर्ष से कम भी है और अगर कोई राज्य चाहता है कि हिंदी को वो अपनाए, तो वो भी एक विकल्प रखा गया था आर्टिकल 345 के अंतर्गत। लेकिन अंग्रेज़ी का उपयोग जारी रहेगा, यानी कि साथ में अंग्रेज़ी ज़रूर रहेगी। अंग्रेज़ी को इसलिए लगाया गया क्योंकि आपको पता ही है जो ब्रिटिश इंडिया था, वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी सरकारी, क्योंकि भई वो अंग्रेज़ थे, उनको अंग्रेज़ी में ज़्यादा कम्फ़र्ट लगता था, तो उन्होंने उसी को आधिकारिक भाषा बना के रखा। और अगर दूसरी भाषा की बात की जाए तो उर्दू थी पहले, है ना? अगर आपको आपके दादाजी, नाना जी से बात करने का कभी मौका मिले, तो पूछना उनकी बहुत सारी पढ़ाई जो है वो भी उर्दू भाषा में हुई थी। मेरे दादाजी थे उन्होंने उर्दू में ही वो हिंदी लिखना ही नहीं जानते थे। वो हिंदी में अ, और हिंदी भी जानते थे तो रोमन में नहीं लिखते थे, वो जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 वो हिंदी में लिखते थे और इसके अलावा जो एप्लीकेशन वगैरह या तो इंग्लिश में लिखते थे या फिर उर्दू में लिखते थे। तो हिंदी तो यानी कि देवनागरी लिपि वो जानते ही नहीं थे। उन्होंने पढ़ी ही नहीं थी अपने स्कूल टाइम में। तो ये भी एक रीज़न था क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने अपने हिसाब से लोगों को एक अपनी मतलब आधिकारिक भाषा में सरकारी कामकाज को चलाए रखा। तो उससे एकदम से निकल पाना स्वतंत्र भारत के लिए अ, एक मुश्किल चीज़ थी, है ना? ईज़ी नहीं था। तो इसीलिए उसको कंटिन्यू रखा इंग्लिश को 15 वर्षों तक कि एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते। ट्रांज़िशन पीरियड चल रहा था कि हिंदी में कन्वर्जन हो, हिंदी में ट्रांज़िशन हो, तो हमें टाइम चाहिए था। तो इसलिए 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी को बना के रखा गया। एक तो ये रीज़न था। दूसरा जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे हिंदी के साथ।
जैसे कि आपको पता है वहाँ पर जो द्रविडियंस यानी कि द्रविडियन भाषाएँ हैं, तो इस वजह से हिंदी में कंफर्टेबल नहीं लगता उनको। इंग्लिश ज़्यादा वहाँ पर एक अदर लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के रूप में उनको कंफर्ट देती है या उनके लिए आसान भाषा है। कोस्टल एरिया होने की वजह से भी वो ईज़ी भाषा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोस्टल एरिया होने की वजह से आस-पास के जो देश के लोग हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन है, वो इंग्लिश में ज़्यादा होता था। तो वो यूज़्ड टू हो गए, हैबिचुअल हो गए इंग्लिश के। तो ये भी एक रीज़न था। बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्टिकल 345 जो है, प्रत्येक राज्य विधानमंडल को ये अधिकार देता है कि वो एक से अधिक आधिकारिक भाषा को चुन सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 346 की। आर्टिकल 346 बात करता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेसिकली पत्राचार की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। यानी कि एक एक भाई राज्य के अंदर तो ठीक है तमिल, ठीक है? भाई तमिल स्टेट है, ठीक है? तमिल स्टेट है, उसने अपनी आधिकारिक भाषा चुन ली क्या? तमिल। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट है और तमिलनाडु स्टेट ने अपनी आधिकारिक भाषा चुन ली तमिल। लेकिन उसको दूसरे राज्य से क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। तो वहाँ पर वो दूसरे राज्य का भी तो देखना पड़ेगा ना कम्फर्ट ज़ोन, वहाँ पर क्या है? अगर मान लो ये दूसरा राज्य नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है? उनके साथ कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पर तो तमिल नहीं चलेगी ना, ये तो लोग जानते ही नहीं है, तो उसके लिए वो इंग्लिश का यूज़ करेंगे, ठीक है? या वो हिंदी का भी कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें भी वो कम्फर्टेबल हो। तो इन दोनों के बीच में जो पत्राचार की जो भाषा होगी या पत्राचार के लिए जो आधिकारिक भाषा होगी, उसको अपनाने की जो फ्रीडम है, वो देता है आर्टिकल 346 या कोई स्टेट है, वो स्टेट केंद्र सरकार से बात करना चाहता है, तो केंद्र सरकार किसमें कंफर्टेबल है, इंग्लिश के साथ है कि हिंदी के साथ है या किसी अन्य भाषा के साथ कंफर्टेबल है, तो उन दोनों के बीच का विषय हो जाता है। तो यानी कि वहाँ पर फ्रीडम देता है आर्टिकल 346 ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। भाषा वह होगी जो संघ में आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अधिकृत है, यानी कि जो संघ में है, जो संघ की भाषा है, वही भाषा होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि तमिलनाडु जैसे मैंने अभी बताया, तमिलनाडु की जो स्टेट है, वो नॉर्थ इंडिया के जो देश हैं सॉरी स्टेट्स हैं, वहाँ पर एकदम से कभी नहीं हम तो तमिल में ही बेचेंगे आपको जो भी कुछ भेजेंगे। तो हमें नहीं पता, आप देखो अपना। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ ये मेंशन किया हुआ है कि संघ में आधिकारिक प्रयोजनों के लिए जो अधिकृत है, तो संघ में क्या होगा मेनली क्या होगा? इंग्लिश होगा और हिंदी होगा, ठीक है? तो इनमें से एक तरह से चॉइस मिलेगा तमिलनाडु को कि भई या तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो या हिंदी में कम्युनिकेट करो। हिंदी में इसलिए क्योंकि हिंदी जो एक ऐसी भाषा है कि पूरे देश को जोड़े रखती है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी के ही ओरिजिन्स हैं, ज़्यादातर जो भाषाएँ हैं, जहाँ से हिंदी निकली है, संस्कृत से निकली है ना, तो संस्कृत से ही अन्य भाषाएँ जो देश की है, वो निकली है, तो ईज़ी भी हो जाता है कम्युनिकेट करना। अ, बेसिकली शुद्ध हिंदी बेशक लोगों को ना आए, चाहे वो साउथ इंडियंस हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया के लोग हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया के लोग हो, तो भी वो समझ तो सकते हैं ईज़िली। जबकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, जो उसमें समझना भी मुश्किल हो सकता है, वो क्योंकि फ़ॉरेन लैंग्वेज है ना? लेकिन जो पढ़े-लिखे वर्ग हैं, उनमें अगर बात की जाए, तो इंग्लिश में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को इतना महत्व दिया जाता है देश के अंदर आज भी, ठीक है? आज ही बल्कि ज़्यादा दिया जाता है, पहले बल्कि इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था। तो ये मेंशन है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक प्रेज़िडेंट किसी अन्य भाषा को अधिकृत नहीं करते, तब तक अंग्रेज़ी चलेगी। ये बार-बार में आएगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ी क्यों है? मैंने अभी बताया लास्ट स्लाइड में क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया की भाषा है, उनकी आधिकारिक भाषा थी, उनके कामकाज सरकारी कामकाज इंग्लिश में चलते थे, ओके? 2 या 2 से अधिक राज्य पत्राचार सहमति से भी कर सकते हैं, तो वो हिंदी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया इंग्लिश और हिंदी में से ही करेंगे वो, ये ऑब्वियस है। जैसे एग्ज़ाम्पल है तमिलनाडु का कि आधिकारिक रिपोर्ट संघ को अगर भेजनी है, तो आधिकारिक भाषा क्योंकि हिंदी है, तो हिंदी में भेजना पड़ेगा उनको, ठीक है? और दूसरे स्टेट को भी हिंदी में भेज सकता है, तो हिंदी में तो कोई मनाही है ही नहीं। अब बात आती है आर्टिकल 347 की। आर्टिकल 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को विशेष मान्यता देने से संबंधित है। भाई कोई राज्य है, ठीक है? उसकी जो जनसंख्या है, उसका कोई एक वर्ग है, वो कोई भाषा बोल रहा है, तो उसको विशेष मान्यता दे सकती है। जैसे कि कर्नाटक की बात की जाए, ठीक है? कर्नाटक में कौन-सी भाषा बोली जाती है कर्नाटक में? अम, कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ बोली जाती है। कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से कन्नड़, ठीक है? तो जो कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो अगर इसके अलावा कोई जगह है जहाँ पर उर्दू बोली जा रही है मान लो, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? ध्यान रखना है। तो इसको विशेष मान्यता देने से संबंधित है आर्टिकल 347 भाई कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर उर्दू बोली जा रही है कर्नाटक में, जबकि ज़्यादातर जो राज्य का संबंध है वो कन्नड़ भाषा से है। तो ये विशेष मान्यता देनी पड़ेगी उर्दू को, क्योंकि एक जनसंख्या का एक वर्ग बोल रहा है इस भाषा को, ठीक है? तो प्रेज़िडेंट को लेकिन भरोसा होना चाहिए तभी वो निर्देश देंगे और वो तब देंगे जब उनको ये भरोसा हो कि पर्याप्त अनुपात में है। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग बोल रहे हैं
उर्दू, और वो हिंदी में भी या कन्नड़ भी बोल सकते हैं, तो उनको मान्यता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा होगा एक उचित अनुपात, जैसे अनुपात का मतलब है, मान लो 100 लोग रहते हैं कर्नाटक में, उसमें से जो कन्नड़ है वो 90% बोल रहे हैं और उर्दू जो है वो 5% बोल रहे हैं, तो 5% बड़ा नंबर है। आप ये नहीं बोल सकते कि 5% छोटा है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में 5% हो या 7% हो या 10% हो, तो ये विशेष मान्यता मिलने के लिए ये बहुत ही अच्छा नंबर है। तो प्रेज़िडेंट को भरोसा होना चाहिए, तभी वो निर्देश देंगे, और वो तब देंगे निर्देश जब उनको लगेगा कि पर्याप्त अनुपात में ये भाषा बोली जा रही है, एक जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है, कर्नाटक में तुलु भाषा को अनुमति। तो आपको पता है तुलु भाषा ही 5 लाख के आस-पास है कर्नाटक में, ओनली 5 लैक्स, ठीक है? तो लेकिन ये 5 लैक्स बहुत होता है, तो ये भाषा को बचाए रखने के लिए भी ज़रूरी है कि उसको एक विशेष मान्यता देकर संरक्षित रखा जाए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो संस्कृति के लिहाज से भी देखा जाए, तो भी ज़रूरी हो जाता है भाषा को संरक्षा देने के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 348 की। 348 जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की भाषा का निर्धारण करने के लिए है। तो ये 348 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। 348 ये किससे रिलेटेड है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की भाषा का निर्धारण करने के लिए। अगर कोई प्रावधान संसद ने नहीं किया है, तब तक अंग्रेजी चलेगी। अगर कोई प्रावधान कर दिया है संसद ने 15 वर्षों के दौरान, तो वही भाषा चलेगी जो संसद ने रिकमेंड करी है, ठीक है? अदरवाइज इंग्लिश। इसमें मैंने तीनों खंड मेंशन करे हैं, 348 1, 348 खंड 2, 348 खंड 3। खंड 1 में जो बात हो रही है ना, और खंड 2 में और खंड 3 में, तीनों अलग बातें हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। खंड 1 में और इसी तरह से क्वेश्चन आता है, या तो देखो अगर सिंपल बनाना है उन्होंने तो 348 डाल देगा सीधा, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा भी मुश्किल करना है इसको तो खंड में बाँट देगा, फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, तो आप एक सीक्वेंस में याद कर लो। अगर हम बात करें 348 खंड 1 की, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी विधेयक पेश होंगे सदन में, या जो कार्रवाई होगी, सरकारी कार्रवाई होगी, जो अधिनियम बनेंगे या जो अध्यादेश होंगे, वो आधिकारिक भाषा में होंगे, ठीक है? वो आधिकारिक यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर या जो हमारी संसद या विधानमंडल के अंदर जो विधेयक या अध्यादेश वगैरह होंगे, तो आधिकारिक भाषा में होनी चाहिए। आधिकारिक भाषा का मतलब आपको पता ही लग गया होगा कि एक घोषित भाषा होती है कि ये इस राज्य की या केंद्र की, ये संघ की ये आधिकारिक भाषा है। अगर संघ की बात की जाए तो इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है? तो इंग्लिश जो है जब तक रहेगी, जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान ना कर दे। मैंने पहले ही कहा था, ये आपको ध्यान रखना हमेशा कि जब तक संसद कोई अन्य प्रावधान ना कर दे तब तक मान्य रहेगी इंग्लिश। तो कोई तब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता इंग्लिश पर कि भाई ये क्यों यूज़ हो रही है? ये इसीलिए यूज़ हो रही है क्योंकि संसद ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, कोई प्रावधान नहीं किया है, इसीलिए अभी तक ये आधिकारिक भाषा के रूप में कार्यरत है, ठीक है? फिर 348 2, राज्य का जो राज्यपाल है वो प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति लेगा पहले तो, कि भाई वहां पर देखो, यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कार्रवाई विधेयक, अधिनियम और अध्यादेश की बात हो रही है। यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन दिया गया है राज्य को, ठीक है? कि राज्यपाल चाहे तो प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति ले ले पहले, और हाई कोर्ट में हिंदी या जो अन्य भाषा जो वो आधिकारिक भाषा उस राज्य की घोषित करना चाहता है, तो जैसे कि तमिलनाडु में तमिल, तो तमिल वहाँ के जो हाई कोर्ट में है उसको आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है वहाँ का राज्यपाल, या फिर हिंदी को भी कोई भी नॉर्थ इंडिया का या साउथ इंडिया का भी कोई भी प्रदेश जो है वो पूर्व सहमति लेकर प्रेसिडेंट की आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। ये बात करता है आर्टिकल 348 खंड 2, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल को ये शक्ति दिखता है आर्टिकल 348 2। अब बात करते हैं 348 खंड 3 की। तो 348 खंड 3 बात करता है कि एक ही कानून के अंग्रेजी अनुवाद को आधिकारिक पाठ माना जाएगा। यानी कि एक कानून है, ठीक है? उस कानून वो किसी भी भाषा में हो सकता है राज्य का, ठीक है? उसने भाई वहाँ के जो विधेयक है, जैसे तमिल है, तो वहाँ के जो विधेयक है, वहाँ के जो विधानमंडल में है, तमिल भाषा में कोई कानून बना, फिर उसका हुआ अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है? तो उसको आधिकारिक पाठ माना जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि भई अंग्रेजी में, ये आपको वहाँ पर भी दिखेगा, आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है? उसमें क्या लिखा जाता है, एक तरफ आपकी हिंदी होती है, एक तरफ आपकी इंग्लिश होती है। पहले ही मेंशन कर दिया जाता है ऊपर निर्देश में कि हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन कोई त्रुटि होने पर हिंदी वर्ज़न को नहीं देखा जाएगा, इंग्लिश वर्ज़न को देखा जाएगा, ठीक है? तो इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, बेशक वो अनुवाद ही क्यों ना हो। तो इंग्लिश को ही आधिकारिक एक तरह से यहाँ पर भी पाठ माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अनुवाद है तो खराब है, गलत है, तो इस अनुवाद को कानून नहीं माना जाएगा, भाई माना जाएगा, आधिकारिक पाठ है वो, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अंग्रेज़ी को एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है आर्टिकल 348 3 में, ओके? अब बात करते हैं आर्टिकल 349। 349 जो है वो बात करता है कि भारत की जो राजभाषा है,
ठीक है? उसमें अगर कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए कोई ऐसे नहीं कि कोई सिंपल प्रक्रिया से हो जाएगा ये निर्धारण, बल्कि उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। विशेष, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी प्रक्रिया? विशेष। और 15 वर्षों के लिए, जो पहले 15 वर्ष हैं, उनके लिए, ठीक है? तो विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, यानी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी संसद में पेश विधेयक के लिए। जो भी संसद में पेश होंगे विधेयक राजभाषा से अगर संबंधित है और शुरू के जो 15 वर्ष है उसमें है, क्योंकि उसमें क्या मेंशन है कि भई शुरू के जो 15 वर्ष है उसमें अंग्रेजी जारी रहेगी। क्योंकि जो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, तो इसलिए ज़रूरी था कि अगर इन 15 वर्षों के बीच में ऐसा ना हो कि संसद अपनी मनमानी कर ले, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अगर संसद चाहती है इस तरह का विधेयक पेश करना, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो जाती है। ठीक है? तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी संसद ये नहीं है कि ओवरलैप कर लेगी, किसी भी राज्य को परेशान करेगी या उनको कमतर समझेगी। तो इसीलिए ये जो कानून है या ये जो आर्टिकल है 349 जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, स्पेशली 15 वर्ष से पहले अगर कोई इस तरह का चेंज लेकर आता है राजभाषा के संदर्भ में, ठीक है। आयोग की सिफारिशों पर व संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार कर ही प्रेसिडेंट निर्णय लेंगे, और ऐसा भी नहीं कि प्रेसिडेंट भी ऐसे ही बोल देंगे कि भाई चलो ठीक है जो तुम कह रहे हो मान जाते हैं, नहीं। प्रेसिडेंट को विचार करना पड़ेगा जो संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी है और जो आयोग ने सिफारिशें दी हैं, जो कि आर्टिकल 344 में मेंशन है, आयोग और संसदीय समिति, ठीक है? तो जो वहाँ से रिपोर्ट और सिफारिश मिली है, उसी के आधार पर प्रेसिडेंट निर्णय लेंगे और तभी अनुमति देंगे संसद को कि भई आप इस तरह का जो स्पेशल विधेयक है वो पेश कर सकते हो, जो कि राजभाषा से संबंधित है शुरू के 15 वर्षों के लिए, ठीक है? जल्दबाज़ी नहीं हो, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि भई ये राष्ट्रपति या इतना जो विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाए, अदरवाइज़ क्या ही ज़रूरत थी? क्योंकि अगर जल्दबाज़ी होती है तो क्या होता है कि आनन-फानन में गलत निर्णय लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब इस तरह भई संसद ने विधेयक पेश किया, फिर प्रेसिडेंट ने उस पर अनुमति देने से पहले संसदीय समिति की रिपोर्ट देखी, आयोग की सिफारिश देखी, तब निर्णय लिया, है ना? तो इसमें कई स्टेजेस आ गए, कई स्टेप्स आ गए, जिसकी वजह से जल्दबाजी नहीं ली गई और ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि हमारा देश जो है वो विविधतापूर्ण है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी नाइंसाफ़ी या अन्याय ना हो, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सोच समझ के चेंजेस किए जाएँ, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 350 की। आर्टिकल 350 बात करता है नागरिकों को अपनी शिकायत जो है, भई नागरिक भी तो अपनी शिकायत देंगे। अब वो कौन-सी भाषा में शिकायत देंगे, वो उनकी चॉइस है। तो अगर वो अ, अपनी भाषा में कोई शिकायत देना चाहते हैं, ठीक है? कोई भी भाषा हो सकती है, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है भाई, कोई भी भाषा। अब आप कहोगे जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो मेरी जो भाषा है वो, मैं क्योंकि अहीर हूँ, मैं यादव हूँ, तो मेरी भाषा जो होगी, क्योंकि हम दिल्ली के अहीर हैं तो हमारी भाषा हम बेसिकली हरियाणा का टच भी है यहाँ पर, तो हमारी जो भाषा है अहीर वो अलग टाइप की है, तो उसको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर लिख भी दो कोई, कोई भाई लिख भी देगा, स्पेशली मैं तो लिख दूँगी, जैसे पढ़े-लिखे लोग तो लिख भी लेंगे, तो समझना मुश्किल हो जाता है कि कहना क्या चाहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स जो है वो हिंदी से मैच नहीं होते। हालाँकि अगर सिंपली अगर कुछ दिनों तक आप यहाँ रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वो एक अलग इश्यू है। पर हम उस भाषा में अगर शिकायत देंगे, तो राज्य व संघ प्रचलित किसी भी भाषा में देने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने डायलेक्ट्स में देना शुरू कर दोगे, ठीक है? भाषा एक अलग चीज़ होता है और डायलेक्ट एक अलग चीज़ होता है। तो आपको इस पे ध्यान रखना है। डायलेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी तरह का आपका जो प्रचलन है भाषा की बात करने का, जैसे कि जाट भाषा होती है, जाटू भाषा, जैसे मैंने बताया हमारे यादवों की भाषा, अहीर भाषा, तो हम उसमें अगर लिखेंगे शिकायत, तो उसका निवारण करने का अधिकार नहीं है, ठीक है? राज्य और संघ को। राज्य और संघ उसी भाषा में नागरिकों की शिकायतों को निवारित करेगा, जिसमें कि निवारित मतलब वो लेगा उस निवारण तो ख़ैर अलग बात हो गया, डायग्नोस अलग बात हो गया। उनका जो शिकायत का जो परफ़ॉर्मा होगा, वो बेसिकली वो तो उन्हीं की आधिकारिक भाषा में होगा। लेकिन अगर कोई जो नागरिक है वो अपनी शिकायत देना चाहता है, तो भी एक प्रचलित भाषा में वो दे सकता है। प्रचलित यानी कि उस राज्य या वो जिस संघ क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ पर कौन-सी भाषा प्रचलन में है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में प्रचलन में भाषा पंजाबी है, ठीक है? तो पंजाबी भाषा में शिकायत हो सकती है, उर्दू भाषा में शिकायत हो सकती है, हिंदी में हो सकती है और अंग्रेज़ी में हो सकती है, ठीक है? तो अगर कुछ लोग अगर ज़्यादा यहाँ पे बंगाली रहते हैं, बंगाली में भी हो सकती है, भोजपुरी भी है क्योंकि हमारी 8वीं अनुसूची में, तो उसमें भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अ, बिहारी लोग भी रहते हैं। तो ये हो सकता है, ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो मेनली है वो 4 भाषाएँ इसमें, क्योंकि हमारे जो ये जो 4 भाषाएँ हैं दिल्ली में, इन्हीं में स्कूल में भी पढ़ाई होती है, तो ये प्रचलित भाषा कहलाएगी। लेकिन अगर मैं जैसे अहीर की भाषा की बात करूँ, तो मैं कहूँ भई मुझे भी अपनी शिकायत देनी है, मैं भी अ अ, मान लो अगर देती हूँ किसी अम, सैनिटरी ऑफिसर को, ठीक है? तो सफाई अधिकारी को मुझे कोई अपनी
शिकायत देनी है तो मैं लिखूँगी कि भई सविनय निवेदन ये है कि जगह मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी भाई थमने बेरो है कि हमारे एरिया में सफाई ना हो रही, तो हमारी सफाई कराने की ज़रूरत है, थम आ जाओ यहाँ। अब मैंने जो-जो ये वर्ड्स बोले, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सैनिटरी ऑफिसर है उसको समझ में आए, क्योंकि वो प्रचलित भाषा नहीं है। वो मेरी स्पेशली मेरे एरिया का एक डायलेक्ट है, ठीक है? तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो जो प्रचलित भाषा जो होती है उस एरिया में जिसमें उस एरिया की उस भाषा को माना जाता है जो उसमें काम-काज हो रहा है या जिसमें पढ़ाई-लिखाई हो रही है या जिसमें एक तरह से सर्टिफ़िकेट्स बाँटे जा रहे हैं या जिसमें अम, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं उस भाषा के पर्टिकुलर, ठीक है? तो वो हमारे दिल्ली की बात की जाए तो पंजाबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी है, ठीक है? तो इसी तरह से और राज्यों की भाषाएँ भी होंगी जो प्रचलन में होंगी या संघ की भाषा जो है उसकी बात करें तो हिंदी और इंग्लिश होगी, ठीक है? आर्टिकल 350 ए आर्टिकल 350 ए भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का अधिकार की बात करता है। अब यहाँ पे मातृभाषा का मतलब फिर दोबारा से डायलेक्ट नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है, उसकी 22 भाषाएँ तो हुई होंगी ही मातृभाषा। इंग्लिश और हिंदी के अलावा उनकी वो मातृभाषा है, ठीक है? जो 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा भी और भी भाषाएँ हैं, जो उनकी मातृभाषाएँ हो सकती है। लेकिन वही है बात आके वहीं रुक जाती है कि वो प्रचलन में हो, ठीक है? तो वो मातृभाषा है उसकी। डायलेक्ट्स को मातृभाषा नहीं कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 385 बात करता है भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के अधिकार के बारे में, ओके? 350 बी बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं कि उनकी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है? जैसा कि हमने बात की कि हमारा जो देश है वो विविधतापूर्ण है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती है, तो उनको संरक्षित रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए, उनको गुमनामी से निकालने के लिए क्योंकि कई भाषाएँ ऐसी हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं, तो उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए विशेष कार्य किए जाए। तो विशेष कार्य के लिए विशेष अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, वो प्रेज़िडेंट नियुक्त कर सकते हैं आर्टिकल 350 बी के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 बात करता है हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश देने की। तो ये संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास करे और प्रसार करे और उसके लिए निर्देश या नियम या कानून बनाए। तो इस तरह का जो निर्देश है आर्टिकल 351 अ, देता है, संविधान एक तरह से देता है ये निर्देश किसको? संघ को, कि वो संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाए। हालाँकि ये भी इसमें मेंशन है, भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ हिंदी बढ़ाए और बाकी की भाषाओं को रोंदती हुई हिंदी चली जाए। ये इसलिए है कि हिंदी एक संपर्क भाषा बने, जैसे अभी संपर्क भाषा इंग्लिश बनी हुई है। तो इंग्लिश को हटाकर या इंग्लिश को मिनिमाइज़ करके हिंदी का प्रचलन बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे खुद के देश की भाषा अगर बढ़ेगी तो बच्चों में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा उनके बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, है ना? यानी वो ईज़िली सारी चीज़ें समझेंगे और हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड वे में अपने आप को सक्षम पाएगी, ठीक है? अभी जो इंग्लिश से डर लगता है हमारे बच्चों को, जैसे जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उनको जैसे कि प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये चुना गया कि हिंदी को ज़्यादा विकसित किया जाए, ज़्यादा क्षेत्र तक बढ़ाया जाए, जिससे कि इसका प्रचलन बढ़े और इंग्लिश को हटाया जाए, है ना? तो इंग्लिश अ, को स्वीप करना चाहते हैं यहाँ पे, ना कि जो बाकी की जो लैंग्वेजेज़ है या जो बाकी की हमारी जो भाषाएँ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। उनका भी विकास होगा हिंदी की छत्रछाया में क्योंकि हिंदी जो है एक तरह से उनकी अम एक कहते हैं मदर है, क्योंकि हिंदी से ही निकली है ज़्यादातर भाषा या हिंदी का ओरिजिन संस्कृत से हुआ और संस्कृत से ही ज़्यादातर भाषाएँ निकली है। तो बेसिकली सारी जो भाषाएँ आपस में एक-दूसरे को भाई-बहन या वाला जो रिश्ता है, उस तरह का रिश्ता आपस में जुड़ता है इन भाषाओं का। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हिंदी को प्रमोट करने का कि बाकी की जो भाषाएँ हैं उनको डिग्रेड करना, बल्कि ये है कि हिंदी के साथ उनको भी अपग्रेड करना, जबकि इंग्लिश जैसी या विदेशी भाषाओं को थोड़ा-सा कम बनाना। हालाँकि ये पॉसिबल नहीं है, आज के युग में एआई का ज़माना है, तो कितनी सारी चीज़ें आप ट्रांसलेट करोगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया अभी। तो पर क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो पहले डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जो पिछले 20-30 सालों में डेवलप्ड के क्षेत्र में आकर खड़ी हुई है, स्पेशली चाइना जैसे देश, वो अपनी ही भाषा में आगे बढ़े हैं। उनके बच्चे या कोई भी होगा भई जिसमें ईज़ी तरीके से चीज़ों को समझाया जा सकता है, तो मतलब भाषा तो एक संपर्क की चीज़ हो ना, कम्युनिकेशन का पॉइंट हो गया ना वहाँ पर। तो बेसिकली बात तो कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो क्यों उसको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना बच्चों के लिए भाषा मतलब इस तरह का जब हम इंग्लिश यूज़ करते हैं क्लासरूम्स में भी, तो बच्चों को समझ नहीं आता है।
और जैसे हम लोग भी हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं, तो हमें भी भाषा का जो एक रुकावट जो प्रतीत होता है कि भाषा की वजह से चीज़ें हम सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, ना बुक्स की, ना लाइब्रेरी में या जो न्यूज़पेपर्स है, जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम्स के हैं। तो इसलिए या अच्छे जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो हिंदी भाषी नहीं हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उसमें लाचारपन दिखता है हिंदी माध्यम के बच्चों को। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो सरकार है, उन्होंने अच्छे से प्रचार-प्रसार या विकास नहीं किया इस भाषा का। तो उसको दूर करने के लिए निर्देश देता है आर्टिकल 351 सरकार को, संघ का कर्तव्य बताकर। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भाग 18 जो कि 352 से लेकर 360 तक है, जो कि आपको पता ही है इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है? तो इमरजेंसी है आर्टिकल 352 से 360। तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक कितनी बार इमरजेंसीज़ लगी हैं, किसने लगाई है, कितने दिनों तक के लिए लगाई है, कब-कब लगती है और राष्ट्रपति शासन जो है, उसके बारे में भी अच्छे से थोरोली पढ़ लेंगे। तो सारे फैक्ट्स कवर होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, टेक केयर।